कुछ और ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स जो कि ज़रूरी हैं सिलेबस में, अनछुए क्वेश्चंस रह गए, उनको किया जाए। तो पहला क्वेश्चन कंसीडर करते हैं। पहला क्वेश्चन मेटल से संबंधित है। पढ़ते हैं, इन मेटल्स एज द पार्टिकल साइज डिक्रीजेस। इसका क्या मतलब हुआ? नॉर्मली पार्टिकल साइज माइक्रोमीटर में होता है, अगर हम उसको नैनो साइज में कर लेते हैं तो क्या होता है? इन जनरल वे कहा है, इन मेटल्स एज द पार्टिकल साइज डिक्रीजेस। पहला ऑप्शन है द इंटर पार्टिकल स्पेसिंग डिक्रीजेस, इंटर पार्टिकल सेपरेशन है वो घट जाता है। दूसरी बात, द सरफेस एरिया इंक्रीजेस। जो सरफेस एरिया पार्टिकल का बनता है, अब जैसे हमने पार्टिकल साइज कम कर दिया, पहले मान लिया उस मटेरियल में, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, संख्या बहुत बड़ी होती है, 100 पार्टिकल्स हैं किसी सैंपल में। अब अगर हम पार्टिकल साइज छोटा कर देंगे तो हो सकता है कि वो 100 के बजाय 500 पार्टिकल्स होंगे, तो कुल मिला के जो आउटर सरफेस एरिया होगा वो बढ़ जाएगा। तो वही चीज़ है, द सरफेस एरिया इंक्रीजेस। पहला पॉइंट था इंटर पार्टिकल स्पेसिंग, ये भी घट जाती है। तो इसमें जो सी ऑप्शन लिखा है, बोथ ए एंड बी आर ट्रू, और डी में लिखा अपोजिट टू ए एंड बी आर ट्रू। कहना का मतलब है कि इंटर पार्टिकल स्पेसिंग है, डिक्रीजेस के बजाय इंक्रीजिंग मान लें, सरफेस एरिया इंक्रीज के बजाय डिक्रीज मान लें। तो एक बार फिर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, बैकग्राउंड बनाने के लिए इतना डिस्कशन शुरुआत में जरूरी होता है। इन मेटल्स एज पार्टिकल साइज डिक्रीजेस, ऑप्शन ए द इंटर पार्टिकल स्पेसिंग डिक्रीजेस, बी है द सरफेस एरिया इंक्रीजेस, सी में बोथ ए एंड बी आर ट्रू, डी में अपोजिट टू ए एंड बी आर ट्रू। जिसका सही आंसर है सी, बोथ ए एंड बी आर ट्रू, का मतलब the interparticle spacing decreases and also the surface area increases. नेक्स्ट क्वेश्चन, इस समय कोरोना वायरस चल रहा है, तो वायरस के जो साइज होते हैं वो क्या होते हैं ये भी जानना जरूरी है। जनरल क्वेश्चन है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। चूंकि नैनोमीटर साइज में होता है इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने फ्रेम करके आपके सामने रखना जरूरी समझा। The size of various viruses, वायरसेस बहुत सारे होते हैं, हेपेटाइटिस के ए बी सी वगैरह भी होते हैं, पोलियो का भी होता है, तो ये कोरोना का भी होता है। तो साइज ऑफ वेरियस वायरसेस आर इन द रेंज, किस रेंज में होते हैं? 1 to 10 nm रेंज होता है, या 10 to 100 नैनोमीटर साइज होता है, या 20 to 200 नैनोमीटर होता है। नैनो दीज, वैसे इसका सही आंसर है, रट लीजिए, 10 से लेके 100 नैनोमीटर के बीच में ज़्यादातर वायरस एग्जिस्ट करते हैं। तो कोई 10 नैनोमीटर का होगा, कोई 20 नैनोमीटर का होगा, मतलब 10 से 100 नैनोमीटर साइज के बीच में ही रेंज में होते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। ये एक्चुअली ये लगातार फिर मैंने ये जनरल 2 क्वेश्चन देने के बाद ग्रेफीन आपके सिलेबस में है उस पर क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन ग्रेफीन, या आज का तीसरा क्वेश्चन, ग्रेफीन इज रादर डिफरेंट फ्रॉम यूजुअल 3D मटेरियल्स। ये जो बल्क मटेरियल्स होते हैं वो 3 डायमेंशन में होते हैं, जिसमें लेंथ विड्थ और हाइट होती है, एक्स वाई जेड डायमेंशंस मानी जाती हैं। तो अब ग्रेफीन जो है कैसी होती है ये आप अच्छे से जानते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। फिलहाल 3 डायमेंशनल हम लोग कंसीडर ना करें, वही जरूरी होता है। ग्रेफीन इज रादर डिफरेंट फ्रॉम यूजुअल 3D मटेरियल्स। इट्स इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर इज ए, जो इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? सिंगल लेयर ऑफ कार्बन्स पैक्ड इन हेक्सागोनल लैटिस। दूसरा लिखा है डबल लेयर्स
कार्बन पैक्ड इन हेक्सागोनल लैटिस। तीसरा सी लिख दिया, ट्रिपल लेयर्स ऑफ कार्बन्स पैक्ड इन हेक्सागोनल लैटिस, डी नन ऑफ दीज। इसका जो सही आंसर है वो ये है, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर जो ग्राफीन की होती है उसके लिए लिखा है सिंगल लेयर ऑफ कार्बन्स पैक्ड इन हेक्सागोनल लैटिस। ये आप हमेशा के लिए लर्न कर लिए। ग्राफीन का जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर होता है उससे संबंधित है कि जो कार्बन होते हैं वो सिंगल लेयर होती है कार्बन की, और पैक्ड होते हैं हेक्सागोनल लैटिस। अब हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ग्राफीन से संबंधित ही है। फर्मी सरफेस ऑफ ग्राफीन इज कैरेक्टराइज्ड बाय, क्योंकि फर्मी सरफेस ये जो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो उसकी फर्मी सरफेस है वो किससे कैरेक्टराइज की जाती है, 3 डबल कोन्स, 6 डबल कोन्स, और इसके बाद है, कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 4, फर्मी सरफेस ऑफ ग्राफीन इज कैरेक्टराइज्ड बाय 3 डबल कोन्स, 6 डबल कोन्स, 12 सिंगल कोन्स या नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर है, हमेशा क्लियर रख लीजिए, 6 डबल कोन्स। जो फर्मी सरफेस होती है ग्राफीन की वो कैरेक्टराइज की जाती है 6 डबल कोन्स, 6 उसमें डबल कोन्स होते हैं, जो स्टडी करने के बाद सामने हम लोग के आया है। अब लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, इंट्रिंसिक ग्राफीन। इंट्रिंसिक का मतलब अनडोप्ड, यहाँ लिख दिया है, जरूरी नहीं कि एग्जाम में अनडोप्ड लिखा जाए, मेरे ध्यान में आया कि अनडोप्ड भी लिख दिया जाए और क्लियर कर दिया जाए, इसलिए मैंने अनडोप्ड लिख दिया। इन इंट्रिंसिक ग्राफीन द फर्मी लेवल is situated at the vertex points of the cones। जो कोन्स होते हैं उसके वर्टेक्स पॉइंट पे होता है, या बी में लिखा है दी कनेक्शन पॉइंट्स ऑफ दी कोन्स, या सी में लिखा है बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, डी में नाइदर ए नॉट बी इज करेक्ट। इसका सही आंसर है बी, दी कनेक्शन पॉइंट्स ऑफ दी कोन्स। अब एक बार फिर कनेक्ट कर लीजिए कुछ क्वेश्चन को। फर्मी सरफेस ऑफ ग्राफीन इज कैरेक्टराइज्ड बाय, इसका भी है 6 डबल कोन्स। फर्मी सरफेस ऑफ ग्राफीन इज कैरेक्टराइज्ड बाय 6 डबल कोन्स। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 कहाँ चला गया, 5 हो गया, बोथ, हाँ 6। द फर्मी लेवल इन ग्राफीन कैन बी चेंज्ड बाय एन इलेक्ट्रिकल फील्ड। इलेक्ट्रिकल फील्ड से फर्मी लेवल को चेंज किया जा सकता है। ये एक जानकारी और सामने आई है कि फर्मी लेवल जहाँ भी होता है अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो फर्मी लेवल उसका चेंज हो सकता है। तो चेंज्ड बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंडिंग ऑन द पोलरिटी ऑफ द अप्लाइड फील्ड। ये तो फुल स्टॉप हो गया। फिर दूसरी बात लिख रहे हैं डिपेंडिंग ऑन द पोलरिटी ऑफ द अप्लाइड फील्ड, कॉमा द मटेरियल बिकम्स, कैसा हो जाता है, एंडोप्ड या पीडोप्ड या बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, डी नन ऑफ दीस। तो इसका सही आंसर है बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। यानी कि पोलरिटी को हम चेंज कर एक पोलरिटी में एंडोप्ड बनेगा और दूसरे में जो है पी डोप्ड बनेगा। ठीक है, तो दोनों टाइप के जो है अवस्थाएं प्राप्त की जा सकती हैं। एन टाइप मटेरियल या पी टाइप मटेरियल बन सकता है, जैसे सेमीकंडक्टर में होता है, वैसे ही इसमें फील्ड अप्लाई करके ही हम एन डोप्ड या पी डोप्ड टाइप का ग्राफीन को कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 लेते हैं। 6 हो चुका है,
कुछ मिटाते भी चले, अगर कुछ समझाना हो तो हमें स्पेस मिल जाए इसमें बोर्ड में, इसलिए मिटाना भी जरूरी है। जो क्वेश्चंस हो गए हैं तो देखते हैं क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये सब उसी पर डिपेंड है। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी फॉर डोप्ड ग्रेफीन इज पोटेंशियली, हम डोप्ड ग्रेफीन अब बनाएंगे, तो जो पोटेंशियली जो होती है वो हमें देखनी है। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी फॉर डोप्ड ग्रेफीन इज पोटेंशियली quite low, quite high, cannot be predicted or none of these। इसका सही आंसर है quite high। जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो डोप्ड ग्रेफीन की होती है वो पोटेंशियली वेरी हाई, क्वाइट हाई होती है। ये आप याद रख लीजिएगा, बस याद रखना है। एग्जाम में तो आप कर ही सकते हैं भाई, ग्रेफीन है तो ग्रेफीन के बारे में जो बेसिक जानकारी हैं उनको मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की है। अब क्वेश्चन नंबर 8 ग्रेफीन पे फिर है। ग्रेफीन इज प्रैक्टिकली कैसा है? ओपेक होता है या ट्रांसपेरेंट होता है या सेमी ट्रांसपेरेंट होता है या नन ऑफ दीज होता है। तो आप याद कर लीजिए, एकदम ग्रेफीन ट्रांसपेरेंट होता है, बहुत बढ़िया होता है ट्रांसपेरेंट। इसको याद कर लीजिए कि ग्रेफीन दिखने में ट्रांसपेरेंट होता है। 9 क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, इन ऑप्टिकल रीजन ग्रेफीन एब्जॉर्ब्स ओनली, कितनी लाइट को एब्जॉर्ब कर, जब ट्रांसपेरेंट है तो जब उस पर लाइट पड़ेगी, ग्रेफीन है सपोज करते हैं ये ट्रांसपेरेंट है, लाइट आई और लाइट चली गई, इसमें से जो है वो ये कह रहे हैं कि एब्जॉर्प्शन कितना होता है, कितनी लाइट फिर भी एब्जॉर्ब हो जाती है। 100% ट्रांसपेरेंट है या कुछ परसेंट एब्जॉर्ब भी होता है, तो ये परसेंटेज ऑफ एब्जॉर्प्शन इसमें लिखा है 1% ऑफ लाइट, 2.3% ऑफ लाइट या 4.6% ऑफ लाइट या 6.9% ऑफ लाइट। इसका सही आंसर है 2.3% ऑफ लाइट। कहने का मतलब है ग्रेफीन से जब लाइट पास होती है तो लाइट का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो 2.3% का होता है। ये आपको लर्न कर लेना है, कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है ही नहीं। यानी कि 3% से कम, 2% से ज़्यादा 2.3%। क्वेश्चन नंबर 10, इन कंट्रास्ट टू टेम्परेचर, हम टेम्परेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते हैं। 2D सिस्टम्स बेस्ड ऑन सेमीकंडक्टर्स, जो भी 2D सिस्टम्स बनते हैं सेमीकंडक्टर्स पे आधारित होते हैं। ग्रेफीन मेंटेन्स इट्स 2D प्रॉपर्टीज, माने जो 2 डायमेंशनल जो प्रॉपर्टीज हैं, 2 डायमेंशनल का मतलब जैसे लेयर होती है, तो रूम टेम्परेचर पे या 500 केल्विन या 1000 केल्विन या नन ऑफ दीज। इसका याद कर लीजिए, सबसे ज़्यादा आसान होता है रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे वो अपनी जो 2D स्ट्रक्चर है वो मेंटेन रखता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11, द क्वांटम कन्फाइनमेंट। अब क्वांटम कन्फाइनमेंट पर आधारित हमने क्वेश्चन दिया है। द क्वांटम कन्फाइनमेंट इन द क्वांटम स्ट्रक्चर्स। आप पढ़ते हो कि क्वांटम कन्फाइनमेंट क्या होता है। क्वांटम कन्फाइनमेंट से मतलब क्या है? क्वांटम कन्फाइनमेंट आपका होता है क्वांटम स्ट्रक्चर्स, क्वांटम वेल होता है, क्वांटम वायर होता है, क्वांटम डॉट होता है। तो कन्फाइनमेंट का मतलब क्या है? तो ये चीज हम इसमें क्वेश्चन में पूछ रहे हैं। क्वांटम कन्फाइनमेंट इन द क्वांटम स्ट्रक्चर, दैट इज क्वांटम वेल, क्वांटम वायर, क्वांटम डॉट, इज द टर्म यूज्ड फॉर द कन्फाइनमेंट ऑफ, किसका? नैनो पार्टिकल का कन्फाइनमेंट होता है या इलेक्ट्रॉन्स का होता है या फोटॉन्स का होता है या नन ऑफ दीज। तो आप अगर ना पता हो तो आप जान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन्स का कन्फाइनमेंट होता है। कन्फाइनमेंट का मतलब इलेक्ट्रॉन्स का कन्फाइनमेंट। अब हम लोग
क्वेश्चन नंबर 12 देते हैं, यानी क्वांटम नैनो स्ट्रक्चर्स में क्वांटम कन्फाइनमेंट का मतलब इलेक्ट्रॉन्स का कन्फाइनमेंट है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 लेते हैं, एनर्जी वर्सेस डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। एनर्जी वर्सेस डेंसिटी ऑफ स्टेट्स कहने का मतलब हुआ हम एक्स एक्सिस पे एनर्जी ले लें और यहाँ पर डेंसिटी ऑफ स्टेट्स ले लें, यहाँ पे कर्व प्लॉट हो, या एनर्जी वर्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ले लें, एनर्जी वर्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड ई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये ग्राफ बल्क मटेरियल के लिए भी ये ग्राफ प्लॉट किया जा सकता है, ये प्लॉट्स किए जा सकते हैं, और नैनो पार्टिकल्स के लिए किए जा सकते हैं। तो उनसे संबंधित कुछ जानकारी हम डिस्कस करना चाहते हैं, कुछ क्वेश्चंस मिटा देते हैं। बहुत ज़्यादा समय बचाने के लिए हम ऑलरेडी इतना लिखने में टाइम वेस्ट ना हो इसलिए लिख के तैयार रखते हैं, ताकि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मिल जाएँ। तो अब क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं, एनर्जी वर्सेस डेंसिटी ऑफ स्टेट्स and energy versus number of electrons curves shows the qualitative behavior and the forms of curves। हम कर्व्स नहीं बना रहे, आपके पास नोट्स हैं, आप अपने आप देख लीजिएगा, सिर्फ जस्ट देखना भर है और कुछ नहीं करना है। फॉर बल्क्स एंड ऑल दी क्वांटम स्ट्रक्चर्स, माने एक कर्व बनेगा क्वांटम डॉट बल्क के लिए, यही चीज हम कह रहे हैं ये बल्क के लिए आया, हम बना रहे हैं। फिर पता चला क्वांटम डॉट के लिए बनाइए, फिर क्वांटम वाई के लिए बनाइए, फिर क्वांटम वेल के लिए बनाइए। तो एक नेचर बल्क में मिलेगा, एक क्वांटम डॉट में मिलेगा, एक क्वांटम वन में मिलेगा, क्वांटम वेल, क्वांटम वाई और क्वांटम डॉट, क्वांटम वाई, क्वांटम वैल्यू। यही सिमिलर एनर्जी वर्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एनर्जी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बिहेवियर के लिए। तो इसमें क्या चेंज आता है? तो ये जो क्वालिटेटिवली, तो अगर हम कहेंगे कि जो उसकी संख्या है वो लगभग एक जैसी रहती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लगभग एक जैसे रहते हैं, जितना बल्क में होंगे उतना ही डॉट में होंगे, उतना ही वायर में होंगे, उतना ही क्वांटम वेल में होंगे। लेकिन जो उसका बिहेवियर है, फॉर्म ऑफ कर्व है, वो सिमिलर नहीं रह जाता है, ड्रास्टिकली चेंज आता है। ये हमने क्वेश्चन में रखने की कोशिश की है। एनर्जी वर्सेस डेंसिटी ऑफ स्टेट्स एंड एनर्जी वर्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर्व्स shows the qualitative behavior and forms of curves for the bulk and the quantum structures respectively, number one similar and similar। ये एक बल्क के लिए कहा जा रहा है, एक क्वांटम उसके लिए, मतलब ये सिमिलर एंड ड्रास्टिकली चेंज्ड। सी में लिखा बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, डी में नन ऑफ दीज लिखा है, तो इसका सही आंसर है सिमिलर एंड ड्रास्टिकली चेंज्ड। तो बल्क के लिए जो आया और जो क्वांटम स्ट्रक्चर्स के लिए आया, तो क्वांटम स्ट्रक्चर्स के लिए वो ड्रास्टिकली उसका रूप बदल के आ जाता है। जैसे मान लीजिए सपोज करते हैं ऐसा स्ट्रेट में आ गया, स्ट्रेट, और यहाँ पे लेडर नुमा बन रहा है, ये आप कर लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा इस क्वेश्चन का मतलब। सिर्फ एक बात, जस्ट नज़र दौड़ाने भर की बात है, तो एक आइडिया आप दिमाग में रखिए, और कोई विशेष क्वेश्चन इसमें नहीं मतलब बनाया जा सकता है। इतने से आप कॉमन सेंस से जो भी बेसिक क्वेश्चन बनता है उसको आप आंसर सही रूप में कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। डेंसिटी ऑफ स्टेट्स
डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, इसका बहुत ज़्यादा सिलेबस में महत्व है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन करे हैं। डी एप्सिलॉन फॉर क्वांटम वेल इज गिवन बाय, फॉर क्वांटम वेल इज गिवन बाय, फॉर्मूले जैसे आपको इतने रटने हैं, हम पूरी फिजिक्स नहीं डिस्कस करना चाहते हैं। ए सी एप्सिलॉन C1 एप्सिलॉन आई डी, बी में हमने लिखा है 3/2 सी एप्सिलॉन का पावर हाफ, सी में लिखा हमने 2 एप्सिलॉन डी आई डेल्टा सी माइनस एप्सिलॉन आई डब्ल्यू, none of these। अब क्वांटम वेल के लिए जो होता है वो ये होता है, इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमने क्वांटम डॉट के लिए लिख दिया है, आप क्वेश्चन समझ गए होते हैं और हमें क्वेश्चन लिखना नहीं पड़ेगा, क्वांटम डॉट वाला लिख दिया है, 14 है क्वांटम डॉट। क्वांटम डॉट के लिए जो इक्वेशन सही है वो इसके बजाय ये बनेगी, सी ऑप्शन होता है इसका करेक्ट। मैं एक चीज और बताना चाहता हूं कि अगर हम क्वेश्चन समझ गए होंगे, डेंसिटी स्टेट्स डी एप्सिलॉन फॉर क्वांटम डॉट इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन 2 एप्सिलॉन डी आई डेल्टा सी माइनस एप्सिलॉन डब्ल्यू। अब अगर यहीं पे क्वांटम डॉट की जगह हम 15th में बल्क मटेरियल के लिए लिखते तो आपका बी आंसर हो जाता, बल्क मटेरियल होता तो इसका ये आंसर होता। बस इतना जानना काफी है। अब हम लोग बल्क के लिए ये सही, क्वांटम वेल के लिए ये सही, क्वांटम डॉट के लिए ये सही। थोड़ा सा हमने एक छोड़ दिया है जानबूझ के, वो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 लिखते हैं। आयन बीम डिपोजिशन मेथड से संबंधित है, आयन बीम डिपोजिशन से संबंधित है। हाँ, कुछ क्वेश्चंस और इलेक्ट्रॉन जो क्वांटम कन्फाइनमेंट से संबंधित हम क्वेश्चन नंबर 16 लेते हैं। क्वांटम डॉट स्ट्रक्चर एग्जिबिट, क्वांटम डॉट स्ट्रक्चर एग्जिबिट। आप इतना तो जान गए हैं कि जो क्वांटम कन्फाइनमेंट का मतलब इलेक्ट्रॉन कन्फाइनमेंट है। इलेक्ट्रॉन कन्फाइनमेंट, इलेक्ट्रॉन कन्फाइनमेंट, कन्फाइनमेंट in one dimension, B में 2 dimension, C में 3 dimension और D में none of these, D में none of these। तो आपको ये पता है कि कन्फाइनमेंट डॉट के केस में 3 डायमेंशनल होता है, तो है तो जरूर इलेक्ट्रॉन कन्फाइनमेंट, तो क्वांटम डॉट में 3 डायमेंशन में ही सही होगा। तो क्वांटम डॉट स्ट्रक्चर एग्जिबिट इलेक्ट्रॉन कन्फाइनमेंट इन 3 डायमेंशन, ये याद कर लीजिए। अब इसी जगह पे अगर हम क्वांटम वायर कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 मान लें, क्वांटम वायर कहते हैं,
क्वांटम वायर कहते हैं। तो अब क्या टिक करते, क्वांटम वायर में 2 डायमेंशन में होता, तो इसका सही आंसर होता है 2 डायमेंशन। तो क्वांटम वायर स्ट्रक्चर एग्जिबिट्स इलेक्ट्रॉन कन्फाइनमेंट इन 2 डायमेंशंस। अब क्वांटम वायर ले लेते, इसको गुड कन्फाइनमेंट माना जाता है 2 डायमेंशन को, और 3 डायमेंशन को टोटल कन्फाइनमेंट भी कहते हैं, ये भी याद कर लीजिए। जो 3 डायमेंशन में जो कन्फाइनमेंट होता है वो टोटल कन्फाइनमेंट कहलाता है। 2D कन्फाइनमेंट जैसा कि क्वांटम वायर में होता है, इसको गुड कन्फाइनमेंट कहते हैं। और अगर क्वांटम वायर की जगह पे हम क्वांटम वेल ले लेते तो आपको पता ही है कि जो है पुअर कन्फाइनमेंट होता है, लेकिन फेयर है 1 डायमेंशन कन्फाइनमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन कन्फाइनमेंट इन 1 डायमेंशन। तब आप ये सही टिक करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन। और मैं समझता हूँ अब आप अपने हिसाब से, जब टाइम बहुत कम बचा है एग्जामिनेशंस में, और चूंकि इसका लास्ट पेपर है, इसलिए मैंने पहले न्यूक्लियर फिजिक्स वाले वीडियो लेक्चर्स ख़त्म किए, और आज मैं अपनी तरफ से ये ख़त्म कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपको और किन्हीं टॉपिक्स पे ज़रूरी लग रहे हों तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं और एक आध वीडियो लेक्चर बना दूंगा। अगर आप उसमें नहीं हमसे बताते हैं तो मैं समझूंगा कि आज हमारा ये लास्ट वीडियो लेक्चर है ऑन फिजिक्स ऑफ नैनोमेटेरियल्स। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन रख रहा हूँ। एक जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन का एक क्वेश्चन छूट गया था, आयन बीम डिपोजिशन मेथड से संबंधित वो क्वेश्चन रख रहा हूँ। दी आयन बीम डिपोजिशन मेथड for preparation of nanomaterials when compared with other methods, other methods of preparation, require, इससे संबंधित जानकारी मैंने रखने अच्छे से अच्छे आपके सामने लाने की कोशिश करी है। लेस वर्किंग पावर, माने जो ये कहा जा रहा है इसमें लेस है दूसरों के तुलना में। लेस वर्किंग पावर, लो कॉस्ट एंड लो टेम्परेचर कंडीशन बी में लिखा है हमने handling and maintenance of the whole system, the handling and maintenance of the whole system, उसको कैसी हैंडलिंग यहीं पे लगा देते हैं, easier handling and maintenance of the whole system। सी में both A and B are correct। D में none of these।
none of these। वैसे अलग अलग जगह पे कंफ्यूजन हो सकता है, एक बार रीडिंग कर सकते थे, लेकिन जो हमने उसकी समरी देखी उसके आधार पर सारी बातें इसके लिए एप्लीकेबल हैं। लेस वर्किंग पावर भी इसमें चाहिए होती है, कॉस्ट भी कम आती है, लो टेम्परेचर कंडीशन में काम करता है, ईजियर हैंडलिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ द होल सिस्टम का मेंटेनेंस बहुत आसान है, और इसको कहीं इधर उधर शिफ्ट करना भी आसान होगा। हैंडलिंग का ये मतलब हुआ मेंटेनेंस भी सिस्टम का बहुत इजी है, तो ये बहुत अच्छा है। इंडस्ट्रियल लेवल पे रिसर्च पर्पज से तो चलो ठीक है, लेकिन इंडस्ट्रियल उत्पादन करके कॉमन जो हमारी जनता है जिसको हम इस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं, उसके लिए तो इंडस्ट्रियल लेवल पे नैनो मटेरियल्स को तैयार करना होता है। चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक यूज़ के लिए, डिवाइसेस में यूज़ करने के लिए, चाहे उनकी मेडिसिनल यूज़ भी होते हैं, तो उनके उत्पादन के लिए ऐसे मेथड की ज़रूरत होती है जो सस्ता भी हो और पावर भी बहुत ज़्यादा कंजम्पशन ना हो, कॉस्ट भी कम, मतलब कॉस्ट का मतलब सस्ता ही होता है, और उसके अलावा उसकी हैंडलिंग आसान हो, मेंटेनेंस आसान हो। ये सारी खूबियाँ आयन बीम डिपोजिशन मेथड के साथ हैं। ये जानकारी से संबंधित क्वेश्चन था, तो इसका सही आंसर है बोथ ए एंड बी आर राइट। मैं समझता हूँ कि मैंने ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस को कवर करने की कोशिश की है, क्योंकि अचानक ये ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा कि हम लोग को ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी को कराना पड़ा। टाइम का कंजम्पशन भी कम है, और कॉपी का एवेल्यूएशन का सिस्टम भी ट्रांसपेरेंसी के साथ होगा, इसलिए बहुत ही रिलैक्स माइंड से सिर्फ रीड कर लीजिए। क्वेश्चंस को करना भी बहुत बहुत आसान होता है, अगर कम नॉलेज भी है तब भी सही ऑप्शन आप पर पहुंच सकते हैं। अगर कम आता है तो पहले उस कम ज्ञान के आधार पर आप उसमें चेक करें कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल गलत है, तो उनसे आप हटते जाइए। धीमे धीमे आप पहुंच जाएंगे कि ये मजबूरी का यही ऑप्शन सही है। अगर ज्ञान है तो आप सही पे पहुंच ही जाएंगे, थोड़ा सा सोचेंगे एकदम सही पे पहुंच जाएंगे। तो आप इसमें ये नहीं होता है कि आप टोटली जाने तभी आप सही ऑप्शन ढूंढ सकते हैं। अगर आप जानते हैं तो इससे अच्छा तो कुछ होता ही नहीं है। तो बहुत से क्वेश्चंस के आंसर आप बहुत ही अच्छे से जान के टिक करते चले जाएंगे। जो डाउटफुल हैं उनमें थोड़ा सा दिमाग लगा के, समय लेके आप कोशिश करिएगा कि बेस्ट जो चॉइस बचे उसी को आप टिक करें। और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे मार्क्स लेकर पास हों। ये फाइनल आपका क्लास है, इसके बाद आपको अपना कैरियर ही बनाना है। ये मार्क्स आपके बहुत काम आएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ मैं वीडियो लेक्चर ख़त्म करता हूँ, और साथ साथ में ये कहता हूँ कि अगर कोई टॉपिक फिर भी आपको ज़रूरत महसूस हो तो कमेंट बॉक्स में तुरंत लिखें, जिससे कि हम उस टॉपिक पे भी आपको वीडियो लेक्चर अपलोड कर सकें। अन्यथा मेरी तरफ से ये लास्ट वीडियो लेक्चर है। थैंक यू वेरी मच।